पहली बात यह है कि आपने कहानी पढ़ी है, कहानी या उपन्यास हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लिखा होता है उसमें? पात्र लिखे होते हैं ना, कि मुखिया का नाम शमशेर सिंह, 50 साल उनकी उम्र है। उसके बाद लिखा होता है कि उनकी जो वाइफ का नाम है पार्वती है, उसकी उम्र 45 साल है। ये सारी चीजें लिखी होती हैं। और क्यों लिखी होती हैं? ताकि जब हम कहानी को या उपन्यास को पढ़ना शुरू करें तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हम उसको फिर समझना शुरू कर देते हैं, हमारे समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो सर ये जो एमएस रूपी जो हमारी कहानी है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पात्र हैं हमारी स्टोरी के, इस कहानी के जो मुख्य पात्र है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखते हैं जब मैं इसको शुरू करूंगा ट्रेनिंग देना तो कुछ एब्रीविएशन इस प्रकार के होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे जब शुरू में प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा एटी, आप बोलोगे जी एटी क्या होता है, पीक्यू क्या होता है, एसक्यू क्या होता है, कंट्रोल शीट क्या होती है। जब मैं इनका प्रयोग करूंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो हम मुख्य कहानी कहने से पहले, शुरुआत करने से पहले कुछ एब्रीविएशंस हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, मतलब आपके साथ उनको शेयर करना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एटी। ये एक बुकलेट होती है। देखिए सर इसमें 4 बुकलेट है हमारे पास, 2 फॉर्म है। आप लिख लीजिए इसको साथ साथ, इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं। ये पहली चीज होती है, एक बुकलेट हमें मिलेगी एटी, जिसको हम बोलेंगे अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, पहली जो बुकलेट हमें जो बच्चों को के साथ शेयर करनी है वो होगी एटी अचीवमेंट टेस्ट होगी, और इसके साथ इसकी ओएमआर शीट भी होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो बच्चों की जो पेडागोजी है ना, बच्चों के जो विषय हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें कितने होंगे, ये आपने ज्यादा विद्यालय में आपने जब टेस्ट करवाए होंगे, ऑर्गेनाइज मॉक टेस्ट वगैरह, तो पता लग गया होगा, फिर भी बता देते हैं। इसमें तीसरी क्लास में 47 क्वेश्चन आएंगे, 5वीं क्लास में 53 क्वेश्चन होंगे, 8वीं क्लास में 60 और 10वीं में 70 क्वेश्चन होंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब बच्चों को इस पे टिक करना है या राउंड करना है, ये आपको पहले से पता होगा। मतलब आगे जब शुरू होगा सिस्टम तो बता दें। ये अपने लिए जरूरी नहीं है, मतलब किस क्लास में कितने क्वेश्चन आएंगे ये हमें जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बताने के लिए है कि एटी, जहां एटी शब्द का प्रयोग किया जाए, इसका मतलब ये क्या है, असेसमेंट टेस्ट की बुकलेट है, जिसमें क्वेश्चनों जो प्रश्न जो होते हैं उनका एक संग्रह होता है, जो हमें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्कूल में। देखिए उसके बाद है पीक्यू होता है प्यूपिल क्वेश्चनेयर। 2 चीजें देखिए, हमें एक टेस्ट 2 लेने हैं। पहला होगा एटी बुकलेट हम बच्चों को देंगे, और साथ में क्या देंगे, ओएमआर शीट देंगे, ठीक है। जब टाइम हो जाएगा वो उनसे वापस ले लेंगे, वापस लेके फिर हम उनको देंगे पीक्यू प्यूपिल क्वेश्चनेयर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, विषय से संबंधित क्वेश्चन नहीं होते, इसमें जनरल क्वेश्चन होते हैं, बैकग्राउंड से, स्कूल के बारे में, फैमिली के बारे में, ठीक है। ये बड़ा आसान सा होता है। इसमें भी जो संख्या है, जो तीसरी, 5वीं और 8वीं में पीक्यू में जो पर्सन होंगे उनकी संख्या 25 होगी। ये नोट कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो प्यूपिल क्वेश्चनेयर होगा, और 10वीं में इनकी संख्या 32 होगी। अब प्यूपिल जो क्वेश्चनेयर है, इसके बारे में देखिए। पहली बात है, जो प्यूपिल क्वेश्चनेयर है ये तीसरी और 5वीं में आपकी ड्यूटी जिसकी आई हुई है, तीसरी 5वीं में आई हुई है, वो ध्यान से सुनिए इस बात को। जो प्यूपिल क्वेश्चनेयर है ये आपको खुद भरना है। इसकी जो ओएमआर शीट है वो आपको भरनी है, बच्चों को नहीं भरनी है। आपको एक एक करके बच्चे को अपने पास बुलाना है, पास बुला के जो पर्सन है वो पढ़ना है, उसके साथ बात करनी है, इंटरव्यू करना है उसका, और जो ठीक बताए बच्चा वो इसकी ओएमआर शीट में उस घोड़े को काला कर देना है आपको। तीसरी 5वीं के लिए बोल रहा हूं मैं, 8वीं में ड्यूटी है, 10वीं में ड्यूटी है, वो जस्ट बच्चों को आपको दे देना है, वो अपने आप कर लेंगे, लेकिन उनको गाइडलाइन देनी पड़ेगी, क्योंकि आगे हम करेंगे तो उसमें टाइम दिया होगा आपको इन चीजों के लिए। तो तीसरी 5वीं में प्यूपिल क्वेश्चनेयर और एटी जो हमारा था अचीवमेंट टेस्ट की जो बुकलेट थी, उन दोनों की जो ओएमआर शीट्स हैं वो आपको फिलअप करनी है, बच्चों को नहीं करनी है।
हाँ, 5वीं क्लास में जो 80 है ना, जो पहले बोला था, उसकी जो OMR सीट है, यदि बच्चे भरने के लायक लगते हैं आपको तो दे दीजिए उनको भरने के लिए। लेकिन तीसरी के लिए कोई छूट नहीं है, क्योंकि उसमें 2 FI इसीलिए दिए गए हैं। उनकी दोनों जो है ना, जो OMR सीट है 80 की और PQ की, वो सर आपको ही फिल करनी है हर हाल। 5वीं की जो PQ है वो भी आपको भरनी है कुछ, हाँ, लेकिन जो 80 की जो वो है OMR है, वो यदि बच्चे भर सकते हैं तो आप उनको दे सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो सर 2 की बात करी हमने, एक 80 की बात करी, इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। PQ में क्या होंगे, जो बैकग्राउंड से संबंधित होंगे। उसके बाद है ये देखिए 80 और PQ, ये है बच्चों से संबंधित। फिर एक आएगा SQ, स्कूल क्वेश्चनियर, नोट कर लीजिए इसको, स्कूल क्वेश्चनियर आपको मिलने वाला है उस समय। अब ये आपको किससे भरवाना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना सर, स्कूल हेड भरेगा। जैसे ही आप विद्यालय में जाते हैं, एक टाइम आएगा इसका भरवाने के लिए, ये सिर्फ आपको स्कूल हेड को दे देना है, आपने कुछ नहीं करना इसमें, स्कूल हेड को दे दो, वो उसको सारे को फिलअप करके साइन करके आपको वापस लाके दे देंगे। और इसमें क्वेश्चन की जो संख्या होगी 73 क्वेश्चन होंगे, 73 क्वेश्चन, ठीक है, वो अपने आप करेंगे, इसलिए मतलब आपके और हमारे लिए नहीं है, ठीक है, चलो दे देना है। उसके बाद है टीचर क्वेश्चन, TQ आएगा, तो 4 हो गए, 80, PQ, SQ और TQ। अब देखिए TQ किससे भरवाना है, टीचर क्वेश्चन। जिस क्लास में आपकी ड्यूटी आई है, उस क्लास को पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं उनको आपको ये देना है TQ। बुकलेट से ये मतलब एक फॉर्म है, ये बुकलेट एक प्रकार की है। जो मान लीजिए तीसरी क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में ड्यूटी आई आपकी, मोस्टली हमारे विद्यालय में क्या होता है, एक टीचर पढ़ाता है तीसरी क्लास को, 5वीं क्लास को, ठीक है, उसको बुला के आप उसको दे दीजिए, वो इसको, इसमें 69 क्वेश्चन है, वो इसको भर के लाके आपको वापस कर दे, ठीक है। 8वीं में मान लीजिए 5 विषय हैं, 10th में भी 5 विषय हैं, ठीक है, तो 500 को बुलाइए टीचर्स को और उनको वो दे दीजिए, ठीक है। अब DPC की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी कि उस दिन कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहेगा और कोई भी टीचर जो होगा उसको उसकी कैजुअल लीव भी सैंक्शन नहीं की जाएगी। हाँ, कोई लॉन्ग लीव पे है वो अलग बात है, कोई पैटर्निटी लीव पे है, मैटरनिटी लीव पे है, मेडिकल लीव पे, वो अलग बात है, वरना उस दिन किसी भी टीचर की कैजुअल लीव भी सैंक्शन नहीं होगी। तो सारे मिलेंगे आपको, तो समझ में आ गया इससे क्या भरवाना, ठीक है सर। उसके बाद एक है कंट्रोल शीट, आपको जो मटेरियल दिया गया है उसमें देखिए आप, इसमें कंट्रोल शीट होगी, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में आपको इसको किस प्रकार से भरना है, क्या आपको जरूर सीख लेना है कंट्रोल शीट। इसके बारे में दरअसल सा बताऊंगा मैं अभी, बाद में इसके बारे में चेतना जी बताएंगे आप सैंपलिंग के वक्त। तो कुछ दिखाई दे रहा है आपको इसमें, क्योंकि शायद मुझे लगता है बात में थी कुछ थोड़ी सी कॉपी में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर ऑब्जर्वर का नाम होगा, ऑब्जर्वर साथी जो आपके आए हैं उनका नाम आप भर दीजिए। आपको पता लग गया होगा ना कौन ऑब्जर्वर साहब आए हैं, चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद सेक्शन का नाम लिखना है, सेक्शन यदि एक ही सेक्शन था तो A लिख दीजिए, यदि 3 या 4 सेक्शन थे, लेकिन उनमें से जिस सेक्शन का आप सर्वे कर रहे हैं, जैसे C का कर रहे हैं तो C लिख देना है। उसके बाद है ग्रेड, क्लास का नाम हो जाएगा, यूडाइस कोड जो आपका है ना, जो ये आया है अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, उसके ऊपर स्कूल का यूडाइस कोड लिखा हुआ है, ये वहां से भर देना है। उसके बाद मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका उसमें आया हो, पेपर जिस विषय के आए हैं, देखिए पेपर जिस विषय के आए हैं आपके, इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, ये यूडाइस कोड के हिसाब से ही अपने आप आए हुए हैं, वो बदल नहीं सकते आप उनको, तो वो मीडियम आपको भर देना है सर, और स्कूल का नाम भर देना है। अब देखिए नीचे आइए एक बार, इसमें एक है पहला कॉलम NAS-ID, दूसरा AT का मतलब अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट का जो सीरियल नंबर है वो भर देना है। उसके बाद PQ जो बुकलेट है उसका सीरियल नंबर है, और उसके बाद है बुकलेट का सेट कौन सा है, और उसके बाद बच्चे का नाम भरना है, और फिर लास्ट में क्या है, क्लास का रोल नंबर बच्चे का। देखिए यहां समझने लायक एक बात है, NAS-ID और रोल नंबर, NAS-ID और रोल नंबर ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते।
किसी बच्चे की जो NSID जो है वो तो 1 से 30 तक रहेंगी, इसमें कोई वो नहीं होगा, इसमें बीच में टूटेगी नहीं है सीरियल में। लेकिन जो रोल नंबर है वो बच्चे का वो डिफर कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात देखिए इसमें, मान लीजिए किसी बच्चे को हमने NSID 1 दे दी, 01 दे दी हमने। उसके बाद उस बच्चे को जो AT दिया गया, जो बुकलेट दी गई, उसका हमें सीरियल नंबर देना है। वो सीरियल नंबर वाइज आपको मिलेंगे। आप प्रयास कीजिए जिस सीरियल पे वो आई है उसी में बच्चों को दे दी जाए। आप दे सकते हो कहीं से भी, लेकिन जब दोबारा आप है ना बाद में गड़बड़ हो जाएगी, इकट्ठा करोगे तब, ठीक है ना। उसके बाद जो PQ है वो भी, उसका भी सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर के हिसाब से आपको देनी चाहिए। और उसके बाद है बुकलेट का सेट। यहां देखिए तीसरी, पांचवी और आठवीं में 4 सेट हैं, 4 सेट हैं। वो 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, ABCD भी हो सकते हैं। और 10वीं में 5 सेट मिलेंगे आपको। ये भी आपको सीक्वेंस में देने हैं। NSID 1 को A दे दिया, B को 2, मतलब जो 2 है उसको B दे दिया, 3 को C दे दिया, 4, और उसके बाद दोबारा से लिखना शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो प्रयास करना है आप उसको सीक्वेंस में ही दें। यदि आपने सीक्वेंस तोड़ दिया तो कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, भारी कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए नंबर 1 NSID 01 दे दिया आपने। उसके बाद लिखिए बच्चे का नाम और उसका क्लास रोल नंबर। क्लास रोल नंबर 1 भी हो सकता है, ठीक है, वो सैंपलिंग के दौरान पता लगेगा आपको। तो यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर आपको, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। जब इसके नीचे आते हैं तो इसको टेढ़ा कीजिए आप एक बार। इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें कितने बच्चे आपके आए। 30 थे, 30 भी हो, 30 तो होंगे नहीं, या उससे कम, मान लीजिए 25 का आप टेस्ट दे रहे हो, तो यहाँ आपको 2 और 5 लिख देना है। ये तो आसान सी बात है, 2 और 5 जो जोड़े आप काने कर लेने, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। उसके बाद नीचे आते हैं TQ बुकलेट नंबर। टीचर्स को जो आपने बुकलेट दी थी, तीसरी पांचवी में हो सकता है एक टीचर को आपने दी हो, उसका हमें सीरियल नंबर लिखना है सर, ठीक है सर। मतलब कम से कम 5 तो हमें मिलेंगी वो, उनमें से जो आपने टीचर्स को दी थी भरने के लिए उसका सीरियल नंबर लिख देना है। अब मान लीजिए आपकी ड्यूटी 10th में आई हुई है, वहां पर 5 टीचर अवेलेबल है, 500 को आपने दे दी, ठीक है, TQ, तो उन सभी का सीरियल नंबर आप यहाँ पर भर दीजिए सर। उसके नीचे लिखा हुआ है SQ बुकलेट नंबर, ये तो एक ही होगी, ठीक है ना। तो स्कूल हेड जो भरेंगे वो तो एक ही होगी, आपको एक भरवानी है, उसका आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, उसका सीरियल नंबर लिख देना है सर, काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइम कब शुरू हुआ था और कब एंड हुआ, ये टाइम अपने आप भर देगा। और उसके बाद है ऑब्जर्वर के सिग्नेचर करवा लेने हैं इसके ऊपर, और जो आपका जो नाम होगा वो इसमें भर देना है। और नीचे स्कूल हेड के सिग्नेचर जरूर करवाने हैं आपको, इसको मत छोड़ देना। यदि स्कूल हेड के आपने सिग्नेचर नहीं करवाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए 2-4 चीजें हैं जो मैं जर्नल बता रहा हूं आपको। पहली बात तो ये है कि जो क्या कंट्रोल शीट जो लेके जाएंगे आपको मिली हुई है, इसकी आप कॉपी करा के ले जाइए। देखिए कंट्रोल शीट बनाने में बड़ी मतलब हो सकता है कि किसी को दिक्कत आए, तो मेरा आपको ये पर्सनल सुझाव है, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी आई हुई है, मैं भी इसको लेके जाऊंगा। मतलब पहले जब हम ये तैयार करें ना कंट्रोल शीट, तो रफ करें। हमारे पास टाइम बहुत होता है, एंड का कोई टाइम नहीं है। आप 5 बजे तक बैठे रहो स्कूल में, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप चले जाओ उठ के, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले आप प्रयास करें रफ भरें, क्योंकि गलती यदि आपने कर दी कहीं, बच्चे ने मोड़ा गलत लगा दिया, आपने कुछ कटिंग कर दी, तो फिर आपको जो है इसके FIs के लिए फील्ड नोट्स होते हैं, वहां पर आपको रिमार्क्स में देनी पड़ेगी ये चीज, ध्यान रखिए ये बात। गलती पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, हो जाए तो आपको उसका रिमार्क्स में डालना पड़ेगा। जब हम भरवाएंगे ना फील्ड नोट, तब आपको बताएंगे इसमें, तो उसमें आपको क्या करना है, वहां पर नोट देना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए गलती होगी, आपने नोट नहीं दिया, तो उसका नुकसान होगा, आपके जिले को भी होगा और आपके स्टेट को भी होगा। अब मान लीजिए जब ये CBSE में जाएंगी उसके लिए चेक होने के लिए, और वहां यदि आपने नोट नहीं दिया, कोई गलती हुई है, तो हो सकता है वो उसको चेक ना करें मार्कशीट को, तो नुकसान हो सकता है हमारा। पहली बात तो ये है कि आपको रिमार्क्स जरूर देना है जहां गलती हो जाए वहां। तो सर एक और था कि एक आएंगे स्टिकर आएंगे 1 से 30 तक, तो आपको मिलेंगे, जो मटेरियल आएगा ना, तो लेके आएंगे
पेपर साथ, वो उसके अंदर मिलेंगे, वो आपको चिपकाने हैं। जो बेंच है ना, बेंच पे चिपकाने हैं आपको 1 से लेके 30 तक। इसमें मैं आपको चलिए बता रहा हूँ कि जब आपके पास टाइम हो, उसके ऊपर हमें NSID लिखनी है बच्चे की, और शायद नाम भी लिखना पड़ जाए, क्योंकि उसका सैंपल नहीं है हमारे पास, लेकिन ID जरूर लिखनी है उसके ऊपर। तो ID तो कंटिन्यूस रहेगी, वो चेंज होने वाली है नहीं, तो इसमें अपना टाइम खराब ना करें। जब आपको ये कमरा मिल गया है, यहाँ पर मुझे सैंपल जो परीक्षा लेनी है, तो उनको चिपका दीजिए आप पहले, उस पर लिखे हैं NSID 0 1 2 3 4 5 है, उसको पहले चिपका दो, आपका टाइम बच जाएगा उसमें। यदि मान लीजिए नाम भरना हो उसमें, तो बाद में बैठ के उनका नाम दे दें, जो हमारी जो कंट्रोल शीट है इसके हिसाब से। उसके बाद है जो मतलब हमें सैंपलिंग करनी पड़ेगी सर। जिस विद्यालय में एक सेक्शन है और 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पर हमें सैंपलिंग करनी पड़ेगी, बच्चों को छांटना पड़ेगा। उसके लिए हमें पर्चियाँ बनानी पड़ेगी, जितने बच्चे हैं उतनी पर्चियाँ बनानी पड़ेगी। 35 है तो 35 पर्ची होनी चाहिए, 40 हो तो 40 पर्ची, 50 है तो 50 होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि उस दिन आप वहाँ बैठ के पर्चियाँ बनाएं। उससे अच्छा ये है कि आप 40-50 पर्चियाँ घर से बना लीजिए पहले से, जिनके ऊपर लिखा हो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सुझाव है, वरना आप वहाँ आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे हो आराम से अपनी पर्चियाँ बना के और एक पॉलिथीन में डाल के लेके जाओ आराम से, वहाँ आपको ये काम ना करना पड़े। कंट्रोल शीट की कॉपी होगी, ये हमें लेके जाना है। अब देखिए सर, शुरू करते हैं। जो FI एक्टिविटीज दे रखी है ना, तो एक बात बोलिए हमको, FI की एक्टिविटीज के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जितनी बातें मैंने बताई हैं, उसके बाद हो सकता है जब हम बातें करेंगे तो आप उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए सर, सबसे पहले FI को क्या करना है, जो विद्यालय आपको दिया गया है, विद्यालय में पहुंचकर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर, जो हेड है, स्कूल हेड है, उनको गाइडलाइन पहले से पहुंच चुकी होगी कि आपको विद्यालय में 7:30 बजे पहुंच जाना है, वो मिलेंगे या कोई उनका प्रतिनिधि मिलेगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो लेटर है नोट कीजिए, इसके साथ आपको एक फोटो ID भी लेके जानी है। अपॉइंटमेंट लेटर तो आपका साथ में हो ही गया है, इसके साथ एक फोटो ID कोई भी हो सकती है। जर्नल जो है हमारा क्या है, आधार कार्ड है, तो फोटो ID एक प्रकार का। तो मान के चलिए आप विद्यालय के गेट पे ठीक 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है। पहली बात तो ये होगी, गाइडलाइन में दे रखा पहले से पता होगा आपको। तो 7:30 बजे जो ही आप विद्यालय में पहुंचे, तो वो आपसे पूछेंगे जी कौन हो आप। मान लीजिए आप हेड हो तो पूछो दोगे ना कि कौन हो, कहाँ से आए हो। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर प्लस एक फोटो ID उनको सौंपते हुए आप बोलेंगे जी मेरी ड्यूटी यहाँ पर आई हुई है और इस क्लास में आई हुई है। जाते ही क्या करना है, आपको उस क्लास का रजिस्टर ले लेना है, नोट कर लीजिए इसको, रजिस्टर ले लेना है। उनको गाइडलाइन पहले से पहुंच जाएगी कि आपको, देखिए पहली बात तो ये कि शायद एक विद्यालय में एक क्लास का ही सर्वे होगा, ये नहीं कि उस विद्यालय में 30वीं भी है, 5वीं भी है, 10वीं 8वीं भी है। तो उस क्लास का जो रजिस्टर है वो साफ सुथरा तैयार हुआ आपको मिलेगा। तो जाते ही आपको ये ले लेना है सर, पहली बात तो ये होगी। तो सर 7:30 बजे हमने विद्यालय में एंट्री करी, सोचिए आप अंदर गए, जाने के बाद आपने ठीक 7:30 बजे अपना जो ID है और जो लेटर है वो स्कूल हेड को दिया। स्कूल हेड ना हो तो कोई और होगा, ठीक है। उस दिन आपका विद्यालय सर साहब जब खुल जाएगा, वहाँ गए आप, जाने के बाद ये काम करना 7:30 बजे। जाने के बाद आपने रजिस्टर ले लिया सर। अब इसमें टाइम दे रखे हैं इसमें, फिर 7:30 से 8:30 बजे तक आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको कमरा चेक करना है। जो कमरा दिया गया है ना वो साफ सुथरा हो, उसमें कम से कम 30 बेंच जरूर हो और वो हवादार हो। और इसमें एक मेन बात है कि जो CWSN बच्चे हैं, हो सकते हैं इस प्रकार के बच्चे, उनको भाई कोई दिक्कत हो इस प्रकार की हो, तो उनके लिए आप पूछ लीजिए स्कूल हेड से कि जी आपके जो क्लास के जो बच्चे हैं क्या उनमें कोई दिव्यांग बच्चा भी है। दिव्यांग बच्चा यदि हो तो उसके लिए स्पेशल आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे का हाथ ही खराब है, वो हाथ से लिख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपको राइटर भी देना पड़ेगा। देखिए राइटर के लिए कंडीशन है वो उस क्लास से एक क्लास नीचे का होना चाहिए, ठीक है सर। 10वीं का है तो 9वीं का दे दो, 8वीं का है
तो 7 वीक का दे दो। तो ये कंडीशन इसको नोट कर लीजिए। आपको मान लीजिए ऑब्जर्वर जाए, देखिए ऑब्जर्वर हमारा साथी है, मान ली बात आपने, लेकिन जैसे हमें फील्ड नोट भरना है ना, मैंने ये काम किया, ऑब्जर्वर को भी अपना ऑब्जर्वर नोट भरना है। यदि आप कोई भी प्रोसीजर को नहीं अपनाते हो तो वो ये मान के देखिए वो आपके ऊपर बैठा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपकी प्रत्येक एक्टिविटी में ये स्लो डालेगा, इसने सैंपलिंग करी नहीं करी तो नहीं लिख देगा वो, ठीक है। तो ये मान के चलिए जो भी एक्टिविटी आपको बताई जा रही है उसके अनुसार आपको करना है, ठीक है जी। तो एक तो पहली बात है कि ग्राउंड फ्लोर लेना है आपने। यदि मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में ड्यूटी आती है आपकी और आप स्कूल में जाते हो और आप देखते हो कि जो कमरा है ना जो आपको दिया गया है वो दूसरे फ्लोर पे बना रखे है स्कूल हेड ने, तो आपको मना कर देना है उनको। पहले तो कमरा कहाँ होगा आपका, ग्राउंड फ्लोर के नीचे होना चाहिए। और जो बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए यदि राइटर की आवश्यकता है तो वो ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये आपका कब तक का है, 8:30 बजे तक, 7:30 पहुंचे आप, 7:30 से 8:30 बजे तक आपको ये कमरे वगैरह की और बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो सारा आपको कर लेना है। उसके बाद है इसमें क्या कहते हैं कि फिर तब तक ऑब्जर्वर भी आ जाएंगे। 8:30 बजे तक ऑब्जर्वर है जो सामान लेने के लिए गए होंगे ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आपका सारा जो मटेरियल है वो लेके तब तक पहुंच जाएंगे। उनसे आप पहले फोन पे बात कर लेना। देखिए आपको पता तो लग गया होगा ना, जिनकी ड्यूटी आई हुई है उसके ऑब्जर्वर का नाम है, फोन नंबर है, सारी चीजें हैं, ठीक है। आप एक काम और कर लीजिए। देखिए ये फायदे की बात है कि ट्रेनिंग से पहले आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गए। अब आपको ये पता है कि मेरी किस क्लास में ड्यूटी है, पता है ना। उसमें केवल एक चीज का नहीं पता कि उसमें आपकी क्लास में बच्चे कितने हैं, कहीं लिखा हुआ उसको। तो मेरा आपको ये सुझाव है, आप यहाँ आते तो आपको अपने स्कूल में फोन करके ये पूछ लेना चाहिए था कि इतने बच्चे हैं, क्योंकि जब हम NAS-ID प्रदान करेंगे ना बच्चों को, उसमें अलग अलग परिस्थितियां होंगी। क्लास में 30 से कम बच्चे हैं तो सैंपलिंग कैसे करनी है, 30 से 44 तक है तो सैंपलिंग कैसे करनी है, 44 से ऊपर है तो कैसे करनी है, 2 सेक्शन है या 3 सेक्शन है तो हमें बच्चों का चुनाव कैसे करना है, NAS-ID हमें किस प्रकार से प्रदान करनी है। यदि ये आपको पता होगा तो जब चेतना मैडम जब बताएंगे सैंपलिंग के बारे में तो आपके दिमाग में अपनी ही ना मतलब जो परिस्थिति आपकी है वो आपके माइंड में रहेगी। फिर भी हम सारी बताने की तो सर पहले क्या है कि जो ऑब्जर्वर की सहायता से जो कंट्रोल शीट हमें भरनी, जो मैंने बताया था ना अभी कंट्रोल शीट के बारे में, कंट्रोल शीट हमें भरनी है। उसमें NAS-ID के हिसाब से बच्चों को बिठाना है और उपस्थिति रजिस्टर से विद्यार्थियों का चयन करना है। मतलब आपको 8:30 बजे आपके पास रजिस्टर हो और आपको बच्चों की सैंपलिंग करनी है, बच्चों का चुनाव करना है। वो 30 बच्चे जिनको आपको अपने क्लास में बैठाना है, जिनका आपको अचीवमेंट टेस्ट देना है, उन बच्चों का चयन करना है। टाइमिंग क्या है, 8:30 से लेकर 9:30 बजे। और इसी समय आपको क्या करना है, जो स्टिकर जो दिए गए हैं वो भी आपको बेंचेस पे चिपका देंगे। काफी टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम है आपके पास। स्टिकर चिपकेंगे स्टिकर और उसके बाद और अब ये मैं चेतना जी को बुलाना चाहूँगा कि वो सैंपलिंग किस प्रकार से की जाए बच्चों को। आपको 30 बच्चे छांटने किस प्रकार से हैं वो चेतना जी आपको सिखाएंगी। चेतना जी के बाद हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू। मैं बताऊंगी सर। थैंक यू भूपेंद्र सर। अब सैंपलिंग ध्यान से सुन लीजिए और ज़्यादा डर मत जाना कि 7:30 एकदम 7:30 से 8:30 ये 8:30 से 9:30 ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। OMR हम सब जानते हैं, हम सब ने पेपर दिए हुए हैं, हमें पता है कैसे होता है क्या होता है। बस ये सैंपलिंग थोड़ा ध्यान देना है हमें। वैसे तो ज़्यादातर स्कूल वही लिए गए हैं जिनमें 30 से ऊपर बच्चे हैं, क्योंकि यूडाइज के डेटा से उन्होंने स्कूल लिए हैं। तो सबसे पहली परिस्थिति तो ये है कि आप जिस स्कूल में गए वहाँ पर एक ही सेक्शन है, ठीक है। जिस क्लास की आपको ड्यूटी मिली है उसका एक ही सेक्शन है और उस सेक्शन में 30 सेक्शन होगा ही नहीं अगर एक ही क्लास है तो उसमें 30 या 30 से कम बच्चे हैं,
ठीक है, हम बच्चे हैं नहीं जो आए हुए हैं, उपस्थित भी हैं। ये नहीं कि 30 हैं उनके पास या 40 हैं और आए 30 हुए हैं तो आप उसको 30 ही काउंट करोगे। अगर मान लो आप गए, एक ही क्लास है, 40 बच्चे हैं लेकिन प्रेजेंट 30 हैं, तो आप 30 मान के चलोगे उसको, आप उसको 40 मान के नहीं चलोगे, आप 30 मान के चलोगे। तो अगर 30 है या 30 से कम है तो आपने उस रजिस्टर में जिस हिसाब से उनका रोल नंबर दे रखा है उस हिसाब से उनको नेक्स्ट आईडी दे देनी है। यानी कि रोल नंबर, मान लीजिए 30 बच्चे, 30 के 30 आए हुए हैं, तो रोल नंबर 1 को नेक्स्ट आईडी दे दी आपने 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4। ये जो है सबसे अच्छी परिस्थिति कि भाई 30 या 30 से कम है, हमने सारे बच्चे ले लिए। ठीक है, ये बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे जिनको ये परिस्थिति मिलेगी। उसके बाद दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर सेक्शन 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मान लीजिए 5 सेक्शन है 8वीं क्लास के, तो अब आपने एक सेक्शन चूज करना है उसमें से, तो आप 5 चिट डालेंगे। 5 सेक्शन है A B C D E या जो भी उन्होंने अपने नाम दे रखे हैं सेक्शन को, आप उनको ABCD में कन्वर्ट कर दीजिएगा या वही नाम डाल दीजिएगा। तो आपने उन 5 सेक्शन की चिट 5 बनाई, उस चिट में से आप टीचर को कह दें या किसी बच्चे को कह दें कि एक चिट उठा ले। उसने एक चिट उठा ली और मान लीजिए C सेक्शन का नाम आ गया। अब उस C सेक्शन में अगर तो 30 बच्चे हैं और 30 के 30 आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन 30 के 30 बच्चों को आईडी दे देंगे जैसे पहले हमने दी, एक ही सेक्शन था जब। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उस सेक्शन में अच्छा एक ही क्लास है, उसमें 30 से ऊपर बच्चे हैं, वो भी आपको बताएंगे क्या करें उसमें। तो सेक्शन का चयन तो आपने चिट एंड फंड से करना है, चिट एंड ड्रॉ से करना है, यानी कि चिट निकाल के आपने एक सेक्शन निकाल लिया 30 बच्चों का। लेकिन अगर 30 से कम बच्चे हैं उस सेक्शन में, तो अगर मान लीजिए 20 बच्चे हैं उस सेक्शन में, फिर आप क्या करेंगे, उस चिट को आपने साइड पर रख दिया। C में 20 बच्चे हैं, C को आपने साइड में रख दिया और एक चिट आपने उसमें से और निकाल ली। अब जो आपने दूसरी चिट निकाली है, अगर उसमें 30 है, C में 20 है, दूसरी में 30 आ गए, तो आप C को भूल जाओ, आपने जो दूसरी निकाली है B, वो आप ले लो, 30 बच्चे हैं उसमें। ठीक है, अब फर्ज करते हैं कि जो हमने दूसरी निकाली है उसमें भी 30 से कम है, जो दूसरी निकाली है उसमें भी 30 से कम है। जो पहली निकाली थी उसमें 20 थे और दूसरी में मान लीजिए 25 आ गए। ठीक है, तो अब हमने जो पहली निकाली थी उसके 20 ले लिए। ठीक है, शुरुआत से उसका पहला रोल नंबर पहला हो जाएगा नेक्स्ट आईडी और 20वां हो जाएगा नेक्स्ट 20। ठीक है, और जो सेकंड चिट थी, बाकी कितने बच्चे हमें और चाहिए? 10 और चाहिए। जो सेकंड चिट निकाली थी हमने बी सेक्शन की, 10 हम उसमें से ले लेंगे रैंडमली। रैंडमली मतलब आप कोई भी 10 बच्चे उसमें से ले लें, उसका कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा। आप वीडियोस भी देख सकते हैं, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जहाँ से आपने डाउनलोड किया है वहाँ सभी वीडियोस दे रखी हैं। तो इसकी रैंडमाइजेशन की कोई टेक्निक नहीं है, आप कोई भी 10 बच्चे, अब आपके 30 बच्चे पूरे हो गए। तो ये तो बात थी जहाँ 30 से कम है। अगर आप किसी विद्यालय में गए और 30 से ज्यादा बच्चे हैं वहाँ पर, एक सेक्शन में मान लीजिए 45 बच्चे हैं या इवन 31 भी हैं, तो 30 से ऊपर बच्चे हैं एक सेक्शन में, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सैंपलिंग इंटरवल निकालेंगे। मान लीजिए उसे हम M कह देते हैं। ठीक है, तो सैंपलिंग इंटरवल क्या है, आप गए उस क्लास में 40 बच्चे थे, आपने 40 को डिवाइड कर देना है 30 से। ठीक है, 40 थे तो 40 को 30 से करेंगे, 45 थे तो 45 को 30 से करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं डिवाइडेड बाय 30, उससे हमारा सैंपलिंग इंटरवल निकल आएगा। तो वो या तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा, क्योंकि 50 से ज्यादा बच्चे तो कहाँ एक सेक्शन में, मुश्किल है कहीं पर होंगे। ठीक है, तो अगर तो आपका M आ गया 1, अगर 31 से लेकर 44 होते हैं तो M 1 ही आएगा आपका। ठीक है, और अगर 44 से ऊपर होते हैं तो M2 आएगा। इसमें अगर 1.5 आ जाता है तो आप उसको 2 मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा मैथ ज्यादा हो गया। अगर आपका 1.M जो है 1.5 या 1.6 ये आता है, 1.5 से ऊपर को
मानेंगे, राउंड करेंगे उसको, ठीक है। उससे नीचे वाले को हम 1 मानेंगे, 1.49 तक वाले को हम 1 मानेंगे। क्लियर है सबको? अगर क्लास में 45 बच्चे हैं तो 45 को भाग दे दो आप 30 से, ठीक है। कितना आ गया? 1.5, 1.5 यानी कि 2, ये 2 हो गया, ठीक है। तो m आपका क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब वो पर्ची वाली बात आएगी जो सर आपको कह रहे थे कि घर से ही बना के ले जाओ तो अच्छा है। अब 45 बच्चे हैं, आपने 45 पर्चियां बनानी है, 45 रोल नंबर हो गए ना, तो 45 पर्चियां आपने बना दी है और m आपका हो गया 2, m 2 हो गया। 45 पर्चियां आपने बना रखी है, उन 45 पर्चियों में से आप एक रैंडमली पर्ची निकालेंगे या निकलवाएंगे टीचर से। मान लीजिए वो पर्ची आ गई रोल नंबर 7 की, ठीक है। 45 पर्चियों में से पर्ची आ गई रोल नंबर 7 की, तो रोल नंबर 7 जो है वो हो जाएगा नेस आईडी 1, अगर वो रोल नंबर प्रेजेंट है तो, ठीक है। वो बच्चा प्रेजेंट है तो रोल नंबर 7 की आईडी नेस की हो जाएगी 1 और m कितना आया था हमारा? 2, तो दूसरी आईडी होगी 1 छोड़ के 9 की, ठीक है। पहली 7, m 2 था तो दूसरी 9, तीसरी 11, 13, 15, 17, 45 बच्चे थे। जब आप 45 पे आ जाएंगे उसके बाद 1 से शुरू कर देंगे, ठीक है। जब 45 पे आ गए, 7 से 45 पे आ गए, 30 बच्चे तो पूरे नहीं हुए ना, 7 से शुरू किया है, 45 पे आ गए, 30 बच्चे पूरे नहीं हुए, फिर आप 1 पर आ गए, 1, 3, 5, अब 7 दोबारा आ गया, 30 फिर पूरे नहीं हुए। तो हम अभी तक ऑड पे चल रहे थे क्योंकि 7 हमारा पहला नंबर आया था, अब हम इवन पे आ गए, 7 पे खत्म हुआ था, हम 8 से शुरू करते हैं, फिर 8, 10, 12, 14, इस तरह से हम ले लेंगे। अगर क्लास में 35 बच्चे हैं, फिर क्या करना है हमें? m निकालेंगे 35 बटा 30, तो m 1 पॉइंट कुछ आएगा तो 1 आएगा। फिर हमने क्या करना है? 35 पर्चियां डाली, 35 में से आ गई 5, मान लो 5 रोल नंबर आ गया, तो वो नेस आईडी हो गई 1, ठीक है। अब m1 है तो हमें गैप नहीं देना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आसान है कि m1 आ जाए। तो आप ये ध्यान रख लो बस कि 44 तक होगा तो m1 नहीं आएगा, अगर 44 से ऊपर होंगे तो m2 आएगा। m2 आया है तो एक एक गैप दे के रोल नंबर देना है, लेकिन निकालना पर्ची से है। 30 या 30 से कम पे कोई पर्ची नहीं डालनी, 30 से ऊपर वाले हैं तो आपको पर्ची डालनी। क्या हम समझ गए? क्या हमारे ऊपर से जा रहा है? अगर 30 एक बार दोबारा बोलोगे, सबसे पहली स्थिति ये है कि आप जिस स्कूल में गए उस स्कूल में केवल एक ही क्लास है, 8वीं की कोई सेक्शन नहीं है, और उस क्लास में 30 या 30 से कम बच्चे हैं, तो आपकी लाइफ सेट है। आपने बस वो 30 के 30 जो है ले लेने हैं। रोल नंबर 1 को नेस आईडी 1 लेनी है और 30 को नेस आईडी 30 लेनी है। मान लो 28 है तो 28 ही आप ले लेंगे, उस पर तो आपका कोई जोर नहीं है, दूसरा सेक्शन है ही नहीं जहाँ से आप और बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी परिस्थिति हो गई कि अगर एक से ज्यादा सेक्शन है तो पहले हम सेक्शन की चिट डालेंगे, ठीक है। 2 सेक्शन भी है तो भी हम चिट डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईमानदारी और रैंडमाइजेशन से ये सर्वे करना चाहते हैं सीबीएसई, ठीक है। तो उन दोनों में से या 3 सेक्शन है, तीनों में से एक चिट आपने निकाली, उसमें अगर 30 है तो फिर से आपकी लाइफ सेट है, वो 30 के 30 आपने दे दी। अगर उसमें 30 से कम है फिर आपकी लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि एक चिट और निकालनी है। अब उस चिट में अगर 30 है तो पहले वाली को भूल जाओ, जो हमें अगली फायदा दे रही है उसको हम ले लेंगे, उसमें 30 है, पहले वाली में 25 थे, ठीक है। अब उसमें भी कम है, पहले वाली में भी 25 थे और दूसरी वाली में भी 25 हैं, तो हम पहले वाली ले लेंगे, उसके 25 लेके दूसरी वाली में से कोई भी अकड़ बकड़ करके 5 स्टूडेंट हमने नए वाली में से ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी इजी है। मुद्दा 30 से ज्यादा बच्चे होंगे जहाँ पर, वो चाहे सिंगल सेक्शन हो चाहे ज्यादा सेक्शन हो, दोनों में हमें m निकालना है। m का फॉर्मूला सीधा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय 30, जितने हमें लेने हैं।
तो 40 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो 40 को विभाजित कर देंगे हम 30 से। करने के बाद हमारे पास 1m आएगा, क्योंकि 44 तक 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर 45 है तो वो 2 हो जाएगा। तो 44 तक है, 1m आएगा। हमने उन सारे बच्चों की पर्ची डाल दी। पर्ची डालने के बाद जो पर्ची निकली, अगर मान लो 35 बच्चे हैं सेक्शन में, तो 35 बटा 30 m 1 आ गया। पर्ची निकल गई 35 की, पर्ची निकल गई 35। तो 35 जिस बच्चे का रोल नंबर है स्कूल में, उसकी नेक्स्ट आईडी होगी 1, ठीक है। जिसका 35वीं पर्ची निकली है तो उसकी नेक्स्ट आईडी होगी 1। और अगली आईडी कौन सी होगी अगर हम 1 है तो 1 2 3 36 तो है ही नहीं ना, 35 ही बच्चे हैं। 35 ही बच्चे हैं तो 35वीं पर्ची निकल गई, तो वो नेक्स्ट आईडी 1, फिर 1 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 44 से ऊपर बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, फिर क्या हो जाएगा, फिर 45 पर्चियां डाली और मान लीजिए पर्ची निकल गई 2, तो फिर जो 2 है वो 1 हो जाएगा, 4 जो है वो 2 हो जाएगा, 6 जो है वो 3 हो जाएगा। फिर 40 से ऊपर के बच्चों में हमें एक एक का गैप दे देना है, 44 से कम बच्चों में हमें गैप नहीं देना, और 30 या 30 से कम बच्चों पे हमारी दुविधा कोई है ही। तो आपको जो जो स्कूल मिले हैं पहले ही आप पता कर सकते हैं कि कितने सेक्शन हैं। ज़्यादातर हमें आसपास के स्कूल मिले हैं, हमें पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं। तो हम एक दिन पहले भी, मेरे जैसा जिसका ज़्यादा वीक है मैथ, को एक दिन पहले अपनी कैलकुलेशन करके रख लीजिएगा, ठीक है, कि हमें क्या करना होगा। अब इससे क्वेश्चन मैडम, इन पर्चियों का रिकॉर्डिंग देखना नहीं, इन पर्चियों का कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन करना है सर, क्योंकि जब हमें ट्रेनिंग दी थी हमें भी लगा था कि कितनी बेतुकी बात है कि इससे अच्छा ये है कि एक रोल नंबर कोई भी निकाल ले हम, लेकिन वो पूरी तरह रिसर्च बेस्ड करना चाह रहे हैं। और ऊपर से हमारे सिर पे एक ऑब्जर्वर भी उन्होंने लगा दिया है और उसको एक पेज और पकड़ा दिया है कि भैया यस और नो निशान और लगाता जा कि इस एफआई ने क्या किया और क्या नहीं किया। हमारे को भी दे रखा है एक पेज, ऐसा नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, हमें भी दे रखा है कि जब आप स्कूल में, आप भी देखेंगे फील्ड नोट्स में कि हाँ स्कूल में ये चीज़ थी या नहीं थी, ऑब्जर्वर टाइम पे आया या नहीं आया। हमारे पास भी पावर ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके पास भी है। तो आप अगर नहीं करेंगे तो वो नो लगा देगा, तो ऐसा तो हम नहीं चाहते ना कि कोई करनी है। बच्चों को हमें बिठा देना है वहाँ। कितना टाइम है ये? लगभग 50 मिनट का टाइम है, 9:30 से 10:20 तक हमें बच्चों को वहाँ पर बिठा देना है। एसआईडी के अनुसार उन्हें बुकलेट देनी नहीं है। अभी जो 80 की बुकलेट देनी है हमें शुरू में, पहले क्या देनी है? 80। पीक्यू मत दे देना, पहले हमें 80 देना है, 80, और उसकी हमें क्या देनी है? ओएमआर शीट। तो 50 मिनट तक आप बच्चों को वहां बैठाएंगे, उनके साथ फ्रेंडली माहौल बनाएंगे और उनको बताएंगे बेटा कि जो ये है 80 क्या होती है, ओएमआर शीट किस प्रकार से आपको भरनी है, ये सारी गाइडलाइन आप बच्चों को देंगे। ये नहीं है कि आप लोग वहां बैठे रहेंगे, आपको बताना है उनको कि बेटा ये कि ऐसी ऐसी बुकलेट आएगी, उसमें आपको राइट का निशान लगाना है ठीक पे, या गोलदारा लगाना है उसके ऊपर, ठीक है। और तीसरी 5वीं की जो ओएमआर शीट है वो आपको खुद को भरनी है, बच्चों को हाथ मत लगाने देना, उसको अपने पास रखना। जो भी मतलब उसके ऊपर बच्चे का नाम है, 80 की जो सीरियल नंबर है वो सारा आपको भरना है। बच्चे को दोगे तो वो गड़बड़ करते गलती हो जाएगी उसमें, ठीक है सर। फिर है 10:20 पे आपको कंट्रोल शीट बच्चों को दे देनी है ओएमआर शीट के साथ। 10:20 पे टाइम रखना आपको, क्योंकि वो जो साथी आएंगे ऑब्जर्वर वो नोट करेंगे आपने 10:20 पे दिया या 10:30 पे दिया या 9:50 पे दिया, वो नोट करेंगे इस चीज को। ठीक 10:20 पे आपको 80 देनी है, अचीवमेंट टेस्ट, ना कि प्यूपल क्वेश्चन। वो आपने दे दिया, देने के बाद फिर 10:20 से आपने देना शुरू किया और 10:30 पे पेपर शुरू हो जाएगा। 10 मिनट में पढ़ जाएंगी वो, ठीक है ना। 10:20 पे देना शुरू करेंगे, 10:20 पे आप उनको मतलब वो पेपर करना शुरू करेंगे। अब टाइमिंग देख लीजिए, 3 से 5 का तो है 12 बजे तक का टाइम वापिस देने का 80,
और जो 8वीं और जो 10वीं है उसका 12:30 बजे तक का टाइम है। ठीक है, टाइम का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आगे पीछे कर दो आप। उसके बाद है 12 बजे तीसरी और 5वीं की जो AT और उसकी जो OMR सीट है वो आपको कलेक्ट कर लेनी है, उनसे वापस ले लेनी है और उनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ऑब्जर्वर को सौंप देनी है। ठीक है, 12 बजे आपको ये ले लेनी है तीसरी और 5वीं के लिए, और 12:30 बजे जो AT और उसकी जो OMR सीट है वो 8वीं और 10वीं क्लास के लिए वो लेके अच्छी तरह से उनको चेक करके कि कोई खाना खाली तो नहीं है, किसी के सिग्नेचर पेंडिंग तो नहीं है, वो लेके आपको ऑब्जर्वर को सौंप देने हैं। ये उसका काम है, उसको जमा कराने का। उसके बाद इसमें गाइडलाइन दी हुई है कि तीसरी और 5वीं के OMR जो FI है वो खुद भरेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो गलती कर सकते हैं। तो आपको अपने टाइम के अनुसार ये सेटिंग करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वर के साथ बात कर लीजिए, आप दोनों मिलकर काम कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 12:30 बजे जो तीसरी और 5वीं के हैं 12:30 बजे आपको PQ दे देना है। तीसरी और 5वीं के बच्चों को PQ जो PQ की बुकलेट है सिर्फ वो देनी है। OMR सीट आपको अपने पास रखनी है तीसरी और 5वीं की। ठीक है सर, और 12:45 पे 8वीं और 10वीं के बच्चों को देनी है। मतलब जो 8th और 10th के हैं उनको दोनों दे दो, PQ भी दे दो और उसकी OMR भी दे दो, वो अपने आप भर लेंगे। ठीक है, PQ की OMR भी खुद भरेंगे वो, और जो बुकलेट है उसके ऊपर निशान भी खुद लगा लेंगे सही के ऊपर। लेकिन इसमें क्लियर है कि जो तीसरी और 5वीं उसकी जो बुकलेट है PQ की वो आप बच्चे को दे दें, लेकिन OMR सीट अपने पास रखें। रोल नंबर जैसे मान लीजिए NAS की एक ID है, उसके अपने पास बुला के बच्चे के साथ शेयर करो, पढ़ो उसको कि भाई पहला क्वेश्चन ये है, आपको कौन सा ठीक लग रहा है। ठीक है, वो बच्चा बताएगा जी ये ठीक लग रहा है, वही आप OMR सीट में भर दो, उसी की OMR सीट में, क्योंकि PQ की है ना, जो PQ का आपने सीरियल नंबर जो भरा होगा जो ये कंट्रोल सीट के ऊपर, वही आपको उसकी OMR सीट पे भरना है, तभी तो वो जुड़ेगी उसके साथ, अटैच होगी। तो मेरी कहने की बात है तीसरी और 5वीं के जो 25-25 क्वेश्चन हैं जो PQ में, वो आपको बच्चों के साथ इंटरव्यू मेथड के द्वारा उनसे पूछना है और पूछ के OMR सीट आपको फिल करनी है, बच्चों को नहीं देनी है। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये? उसके बाद चलते हैं सर आगे। उसके बाद ये टाइम दे दिया इन्हें 12:45 तक का। उसके बाद 1 बजे तक इसके लिए 15 मिनट, मतलब आधा घंटा तो तीसरी और 5वीं के लिए है, और 15 मिनट किसके लिए है, 8वीं और 10वीं। बड़े बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी अपनी, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो है ही, भर देंगे वो जल्दी बच्चे। उसके बाद आपको 1 से 1:45 तक क्या करना है, जितनी भी जो PQ वगैरह है ना, और देखिए जब आप PQ देते हो बच्चों को, उसी समय आपको TQ और SQ भी देंगे। उससे पहले मत दे देना कि आप विद्यालय में गए और सबसे पहले स्कूल हेड को दे दिया, क्लास टीचर को दे दिया, नहीं। जब आप बच्चों को PQ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसी समय आप स्कूल हेड को जो SQ है वो देंगे और टीचर्स को TQ। ठीक है सर, 15-20 मिनट में वो सारा भर देंगे। भरने के बाद देखिए जो 9वां जो कॉलम है उसमें देखिए, इसमें सभी भरने के बाद आपको सभी AT, PQ, SQ, TQ, कंट्रोल सीट, ये सारी चीजें आपको इकट्ठी करनी है। और एक बैग होगा, वापसी बैग मिलेगा, वो जो शुरू लेके आएंगे ना ऑब्जर्वर साहब, उसमें होंगे यूज्ड अनयूज्ड, अलग अलग होंगे सर। जो यूज्ड हुए हैं वो एक में डाल देना, और अनयूज्ड जो है वो अनयूज्ड पे डाल देना। और वो बैग ऐसे कैसा उठा के वो जो हमारे भाई साहब आए हैं ना ऑब्जर्वर साहब, उनको दे के अपनी बाइक स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करी, घर पहुंच जाए। अब वो खुद जमा कराएगा, ये जिम्मेवारी उसकी है, हमारी नहीं है सर। उसके बाद लास्ट में है फील्ड नोट। ये आपको जब आप सारा सामान उसको सौंप दोगे ना, उसके बाद आपको फील्ड नोट बनना है। उसके बाद फील्ड नोट में क्या क्या दिया और है आपके पास, क्या फील्ड नोट दे रखा है जी ने दे रखा ना। चलिए एक बार फील्ड नोट भर देते हैं, इस प्रकार से भरा जाएगा। एक बार सारे खोल लीजिए, पढ़ाई जी से काम मुश्किल नहीं, तो बहुत आसान है। ऐसा ही जो फील्ड नोट हम भर रहे हैं ना, ऐसा ही ऑब्जर्वर नोट भी भरेगा वो सामने वाला। देखिए इसमें पहला क्या है, विद्यालय का नाम भरना है, आपके जो ID है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया उसके ऊपर लिखा हुआ है।
उसके बाद यूडाइस कोड, अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने वो उसे भर देना है सब। उसके बाद सर्वे के लिए जो भी कक्षा आपको दी गई है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। मान लीजिए 5वीं है तो 5वीं वाला कॉलम पे आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया, काम खत्म हो गया यहाँ तक का। उसके बाद नीचे देखिए प्रश्न है ये आपको सभी का जवाब देना है और आपका मूल्यांकन इसी से होगा। इसको बड़े ध्यान से भरना है आपको, 5 मिनट का ही काम है सारा, ही बता नहीं। इसमें जवाब देना है हाँ और ना में। पहला क्वेश्चन बनता है, क्या विद्यालय को सर्वेक्षण दल के आगमन की जानकारी दी? आप जाओ, आपको स्कूल हेड या उसका कोई जो प्रतिनिधि मिले आपको तो ठीक है, यदि आप वहां जाकर फोन करते घूम रहे हो कि कोई है नहीं, गेट बंद है, ये है वो है, तो इसका मतलब उनको जानकारी नहीं थी। अब इसमें 2 कॉलम है, हाँ और ना। आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर टिक भी कर सकते हो हाँ के ऊपर, या इस खाने को काला भी कर सकते हो। आप टिक कर दीजिए यस हाँ। देखिए ध्यान रखिए, पहला हाँ के लिए है, दूसरा ना के लिए है। जानकारी थी, हाँ वाले पे टिक कर दिया, काम खत्म। दूसरा है, क्या ऑब्जर्वर विद्यालय में उपस्थित था? क्या आपके साथ ऑब्जर्वर था या नहीं था? हाँ के लिए पहले वाले पे लगा दो, नहीं के लिए दूसरे वाले पे लगा दीजिए। तीसरा है, क्या विद्यालय मुखिया ने छात्र उपस्थिति रजिस्टर आपको दे दिया था? यस या नो, आप कर दीजिए, अपनी मर्जी है। क्या एनएस के लिए उपयुक्त कमरा उपलब्ध था? सब मिलेंगे क्योंकि पहले सूचना पहुंच गई है उनके पास, कमरा आपको मिलेगा, यस कर दीजिए। उसके ऊपर हाँ वाले पे कॉलम कर दीजिए। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रावधान किए गए थे? हाँ कर दीजिए इसमें। क्या कोविड मानदंडों का पालन किया गया था? हाँ कर दीजिए इसमें। क्या विद्यालय मुखिया और स्टाफ सदस्यों ने एनएस के संचालन में योगदान दिया? हाँ कर दीजिए इसमें। उसके बाद है, क्या चयनित कक्षा में एक ही सेक्शन था? क्या ध्यान दीजिए, एक सेक्शन था तो पहले वाले को कर दीजिए टिक, एक से ज्यादा थे तो नहीं वाले को टिक कीजिए आप, ठीक है सर। अगला तो 10वां है, चुनी गई कक्षा सैंपल के कई अनुभाग होने के कारण मुझे चिट और ड्रा पद्धति का प्रयोग करना पड़ा। हाँ, यदि आपको करना पड़ा, देखिए यदि पहले वाले में यदि आपने यस कर दिया पहले वाले पे तो दूसरे वाले को कुछ रहा नहीं। यदि पहले वाले में आपके माने सेक्शन ज्यादा थे, आपने कर दिया यहाँ पर नहीं, सेक्शन एक से ज्यादा थे, तो दूसरे वाले में क्या करोगे, पहले वाले में हाँ करके, और यहाँ संख्या भरनी है सर। जितने सेक्शन थे ना आपके 1 2 3 4 5 जो भी थे वो संख्या इसमें भर देना, ठीक है। कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। आप देखिए फिर आगे, मेरे द्वारा कंट्रोल शीट दिए गए निर्देशों के अनुसार भर दी गई, यस कर दीजिए। भरी तो सभी भरोगे, आप अपनी गलती कौन बताएगा। अगला हिस्सा है, क्या आपके अनुसार सर्वेक्षण अच्छी तरह से संपन्न हुआ? यस। क्या सर्वेक्षण के दौरान विद्यालय मुखिया या अध्यापक कर्मचारियों से कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ, मतलब कोई समस्या उत्पन्न की उन्होंने? ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ ध्यान रखिए, यदि यस कर दिया यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले वाले में मतलब सीधा करते आ रहे थे ना, पहले वाले को टिक 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 ऐसा मत कर देना। यहाँ पर नो करना है तो नंबर 2 वाले कॉलम में आपको टिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद है, क्या पीक्यू और एटी का वितरण नियंत्रण शीट के अनुसार हुआ? यस। क्या विद्यार्थियों को प्रश्नों की संख्या सही ढंग से समझकर उत्तर दे सकें, इसके लिए मतलब ये यस कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या सारा सामान आपने पैक करके ऑब्जर्वर को सौंप दिया? यस सर। और लास्ट वाला है, ये कौन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे अमित जी बता रहे थे ना कि ये लास्ट वाला कॉलम 17, यहाँ ये रिमार्क्स का कॉलम है, जहां आपसे या बच्चों से गलती हुई है यहाँ पर आपको उसका स्पष्टीकरण देना है। सजा का देखिए लिखा हुआ, सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो गलती आपसे हो जाती है या बच्चों से हो जाती है उसका आपको यहाँ पर नोट दे देना है। जो ही आप ये नोट दे दोगे फिर आपकी गलती नहीं रहेगी, स्पष्टीकरण हो जाएगा इसमें, ठीक है। और नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए और साइन कर दीजिए। तो ये आपका सुबह से लेकर शाम तक पूरा का पूरा आप पूरा कल्पना कर सकते हैं। 7:30 बजे आप आए थे और 1:45 बजे तक आप विद्यालय में रहे। आपने शुरू से लेकर आखिर तक क्या क्या करना है, स्टेप वाइज क्या करना है। देखिए ये जो आपको हिंदी में दिया गया है, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसकी हिंदी की गई है। जो वेबसाइट है NAS की, देखिए nas.education.gov.in, वहाँ से आपका क्या निकलेगा, जो प्रिंट आउट निकालना है तो वहाँ से निकल आएगा आपका पाठ्यक्रम।
ठीक है सर। तो यदि अब भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है, 1% कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बता दीजिए सैंपलिंग के विषय में, या कोई और डाउट यदि आपको है तो सर अभी बता दीजिए। एक छोटी सी चीज और थी, जो PQ है, प्यूपिल क्वेश्चन है, उसमें जो छोटे बच्चे हैं 3री के और 5वीं के, उनको आपने पढ़ के बताना है। तो जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही आपने उन्हें पढ़ के बताना है, अपनी भाषा में उसको चेंज नहीं करना कि हम सोचे कि चलो हम इसको सेंटेंस को रीफ्रेज कर देते हैं, इसको समझ नहीं आ रहा तो मैं अपने तरीके से समझा दूं। नहीं, जो उसमें लिखा है आपने वही, उसमें जो बच्चा रिस्पांस देगा आपने उस रिस्पांस को लिख देना है। तो हमारी तरफ से खत्म है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। स्टेज तक पूड़ियों की सुगंध आ चुकी है।